नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है हिस्ट्री के PYQ प्लस MCQ का, जिसके अंतर्गत आज हम करेंगे संगम वंश या संगम काल। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि भारत में प्राचीन हिंदू धातु प्रतिमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि चोल काल अपनी धातु मूर्तिकला, सौंदर्य और तकनीक कौशल के लिए प्रसिद्ध था। ये बिल्कुल सही है। जो चोल काल है उसमें जो धातु, ठीक है, यानी कांस्य से प्रतिमा बनाई गई है, और किससे बनाई गई है? वो बनाई गई है खोई हुई मोम विधि से बनाई गई है। तो तकनीक कौन सी है? वो है खोई हुई मोम विधि। ठीक है। दूसरा जो कथन है वो कहता है कि चोल काल में धातु प्रतिमाओं की प्रतिमा विद्या शैली और शैल प्रतिमाओं की प्रतिमा विद्या शैली के समान थी। तो ये भी सही है। ठीक है। तो जो कथन ए और कथन दो दोनों सही है, और चोल काल में जो कांस्य मूर्ति है ये सर्वाधिक मात्रा में बनाई गई है। और विधि कौन सी थी? विधि थी खोई हुई मोम। और सबसे प्रसिद्ध कोई प्रतिमा है तो वो है भगवान शिव की नृत्य करते हुए नटराज की मूर्ति। वह क्लियर? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, जो कावेरी पत्तनम है ये चोल काल का एक समृद्ध बंदरगाह था। तो इसका संबंध किससे है? वो है चोल काल से। हुआ क्लियर? जो चोल की थी राजधानी वो 3 थी। एक कौन सी थी? एक थी मलनूर, दूसरी थी उरेऊ और तीसरी थी तंजावुर। परंतु सबसे प्रथम कौन सी थी? वो थी मलनूर। मलनूर के ऊपर ही एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। और कौन सा बंदरगाह था? वो था समृद्ध बंदरगाह, उसका नाम था कावेरी पत्तनम। हुआ क्लियर? जहाँ से बड़े बड़े जहाज जो है विदेशों से माल आता भी था और जाता भी था। ठीक है। तो ये किसका था? ये था कावेरी पत्तनम। किसका? चोल काल का। ध्यान रखना। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो ध्यान रखना, जो संगम साहित्य है इसमें 3 राज्यों का उल्लेख हुआ है। एक है चेर, चोल और पांड्य। हुआ क्लियर? जिसमें से चेर की जो राजधानी थी वो थी वांजी या कुरूर, और जो पांड्य है उनकी राजधानी थी मदुरै, और जो चोल है इनकी राजधानी 3 थी। सबसे पहले थी मलनूर और बाद में बनी है उरेयूर और तंजावुर। हुआ क्लियर? कहीं पर भी कदम्ब का उल्लेख नहीं किया गया है। कदम्ब जो है ये कर्नाटक जो राज्य है वहां पर शासन करे हैं, और इनकी थी राजधानी क्या? वनवासी। तो कहीं पर भी हमें किसका उल्लेख नहीं मिलता? संगम साहित्य में कदम्ब का उल्लेख नहीं मिलता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यहां पूछा है कौन सा नहीं है। ठीक है। यहां पर है शब्द और यहां पे दिया गया है विवरण। ठीक है। तो ध्यान रखना, जो एरीपत्ती हो गई, तनियूर हो गया या घटिका हो गया, इन तीनों का संबंध जो है किससे? चोल काल से है। हुआ क्लियर? तो जो एरीपत्ती है उसके अंतर्गत भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के लिए रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया था। तो ये बिल्कुल सही है। एरीपत्ती जो है चोल काल का था। ठीक है, शब्द। और इसका मतलब होता था कि भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। हुआ क्लियर? अब दूसरा है वो है तनियूर। ठीक है। तनियूर का मतलब होता है जब बड़े बड़े शहर या गांव एक अलग कुर्रम यानी कि ग्राम समूह बन जाते थे, उसे तनियूर या तंकुरम कहते थे। ठीक है। यानी तनियूर का मतलब होता है कि जब बड़े बड़े शहर या बड़े बड़े गांव एक समूह ग्राम समूह बन जाते थे उसे कहते थे तनियूर या तंकुरम। ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान देने के लिए ग्राम। गलत। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन 1 सही हो जाएगा।
ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। अब पढ़ लेते हैं ऑप्शन कौन सा, 3। 3 में दिया गया घटिका। घटिका क्या था, तो घटिका एक प्रकार का मंदिरों के साथ संबंध मठ अथवा विद्यालय को कहा जाता था। अगर कोई मंदिर है, जैसे कोई ये मंदिर है, ठीक है, उसके पास में विद्यालय है, तो उसको एक साथ बोलते थे क्या, वो बोलते थे घटिका। तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए और 3 बिल्कुल सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है। अब सवाल उठता है कि जो यहाँ पे दिया गया है कौन सा, एक अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान देने के लिए ग्राम, इसका होता था अर्थ एक भोग्य या फिर ब्रह्म भोग्य। वह क्लियर, तो ध्यान रखना। निम्नलिखित में से चेर राजवंशों की राजधानी कौन सी थी। बता चुका हूं आपको कि जो चेर राजवंशों की जो राजधानी थी वो थी वाजी या कुरुवुर। क्या वाजी या कुरुवुर कहते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। हुआ क्लियर। अगर यही पूछता है कि जो पांड्य की राजधानी कौन सी है, तो वो है मदुरै। यही पूछता आपसे कि चोलों की राजधानी क्या है, तो वो 3 है। एक है मलनूर, दूसरी बनी थी तंजावुर और तीसरी बनी थी उरेऊ। ठीक है। पतिरुपत्तु किन राजाओं की स्तुति परक कविताओं का संग्रह था। तो जो पतिरुपत्तु चेर राजाओं की स्तुति परक कविताओं का संग्रह था और इसमें 10 कविताएं थी, जिसमें से 8 चेर राजाओं की प्रशस्ति थी। इस ग्रंथ में चेर राजाओं के बारे में कलश सवासान प्रचलन का उल्लेख मिलता है और साथ ही सुपारी और नारियल, अदरक और ईख और पत्थु पातु नाम की कृषि का उल्लेख भी मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, चेर। पांड्य केंद्रित था। तो मैं बता चुका हूं कि जो पांड्य राज्य था उसकी जो राजधानी थी वो थी मदुरै। हुआ क्लियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई थी। तो पांड्य शासकों के संरक्षण में 3 संगम साहित्य का आयोजन किया गया था। कितने, 3। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आया है कितने संगम हुए, तो 3 हुए हैं। ठीक है। तीनों के जो संरक्षक राजा थे वो कौन थे, तो वो थे पांड्य राजा। हुआ क्लियर। अब जो प्रथम संगति हुई है उसके अध्यक्ष हुए हैं ऋषि अगस्त्य और ये कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है मदुरा में। शासक कौन है, पांड्य। दूसरा हुआ है स्थल कौन सा है, वो है कपाटपुरम। शासक कौन थे, वो थे पांड्य। और जो संस्थापक थे इस अध्यक्ष के वो थे तोलकापियम। ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे, वो थे अगस्त्य ऋषि। और तीसरी संगति हुई है उसके अध्यक्ष थे नक्काकिर और जो शासक थे वो थे पांड्य। और ये जगह कौन सी है, उत्तरी मथुरा। हुआ क्लियर। तो इसका आंसर क्या है, वो है ऑप्शन सी, पांड्य राज्य। निम्नलिखित में से कौन एक महत्वपूर्ण पांड्य बंदरगाह था जिसकी प्रसिद्धि संगम काव्य अथवा यूनानी वृत्तांतों में मोतियों के लिए लिपिबद्ध है। तो ये ध्यान रखना कि एक अज्ञात ग्रीक नाविक था, उसकी बुक कौन सी है, वो है पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी। ये प्राचीन काल में जितने भी बंदरगाह थे उसमें इसकी सूची मिलती है इस बुक में। ठीक है। जिसमें कि नौरो, टोंडी, मुसिरी, नेलसुड़ी पश्चिमी तट के बंदरगाह थे। इन बंदरगाहों में काली मिर्च, मसाले, उत्तम कोटि के हाथीदांत, मोती, मसलन रेशम कपड़े, मलमल रेशम कपड़े पश्चिमी देश को निर्यात किए जाते थे। और यहाँ प्रश्न के अनुसार क्या दिया गया है, वो दिया गया है कोराइकल। कोराइकल बोलते थे इसे, या बोलते थे इसे क्या, कोड़कोई। ठीक है। तो कहीं आपको कोड़कोई मिलेगा, कहीं आपको कोराइकल मिलेगा। ये पांड्य राज्य का बंदरगाह था जहां से मोती चुनने और मछली पकड़ने का कार्य किया जाता था। ठीक है।
तो इसका उल्लेख क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। वह क्लियर, ध्यान रखना। जीवन चिंतामणि खालिस्तान द्वारा लिखा गया है। तो जीवन चिंतामणि नामक पुस्तक की रचना जैन भिक्षु तिरुत कक्कतेवर यानी कि तिरुतंक देवर ने लिखी है। इसका जो आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन बी, तिरुत कक्कतेवर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वह क्लियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। जो जीवक चिंतामणि है एक महाकाव्य है और इस महाकाव्य में एक आदर्श नायक की जीवन गाथा का वर्णन मिलता है और यह ग्रंथ जो है तमिल साहित्य क्या है, गौरव है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संगम ग्रंथ तोल्कापियम कार्य है। तो ध्यान रखना, तोल्कापियम द्वितीय संगम का एकमात्र उपलब्ध प्राचीन साहित्य है। इसके रचनाकार है तोल्कापियर, जो कि अगस्त्य ऋषि के 12 शिष्यों में से एक थे। यह तमिल व्याकरण ग्रंथ है जो सूत्र शैली में रचित है और ध्यान रखना कि तोल्कापियम में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये तमिल व्याकरण ग्रंथ है जो सूत्र शैली में लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्याकरण पर। वह क्लियर, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कवियों में यथावर्णित बटकी रूतल की प्रथा स्पष्ट करता है। तो जो तमिल संगम कवियों का एक सम्मेलन था, ये तो पता है आपको। संगम काल में 3 संगम आयोजित हुए हैं और इनमें कई प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई है। संगम काल में रचित कवियों में बटकी रूतल शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका आशय यह है कि यह एक पराजित राजा द्वारा स्वयं को भूखा रखकर मृत्यु को वर्ण करना अर्थात आत्महत्या करना था। राजा ऐसा इसलिए कर लेता था क्योंकि पराजित राजा को समाज में बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता था और वीर योद्धा को बहुत ही सम्मान से। तो इसका आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन डी, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर आत्महत्या कर लेना। वह क्लियर। इसका होता था, किसका मतलब होता था, ये होता था बटकी रूतल का मतलब, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन तमिल व्याकरण ग्रंथ है। बता चुका हूं कि जो तोल्कापियम है जिसके रचनाकार अगस्त्य ऋषि के 12 शिष्यों में से एक तोल्कापियर ने की है। इसमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है और ये तमिल व्याकरण ग्रंथ है जो सूत्र शैली में रचित है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तोल्कापियम। संगम तमिलों का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। तो वो ग्रंथ कौन सा है, वो है तोल्कापियम। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है। तो तमिल भाषा में रचित कूरल को लघुवेद की संज्ञा दी गई है। इसके रचिता संत तिरुवल्लुवरथे और इस ग्रंथ में धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं काम शास्त्र का अद्भुत समन्वय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कूरल। वह क्लियर। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है। यह लेखक है एक महान चेर वंशी के राजा सेनगुट्ट वन के भाई इंगालो आडिगाल था। कौन, इंगालो आडिगाल था। यह जो महाकाव्य है बहुत ही यथार्थवादी ग्रंथ है। इसमें पूर्वा या कावेरी पत्तनम के एक धनाढ्य व्यापारी की पुत्री कोवलन और उसकी सुंदर लेकिन अभागी पत्नी कनंगी के संबंध में बहुत दुखद और मार्मिक कथा का वर्णन किया गया है। शीलपद्धिकारम ग्रंथ में पतिव्रता पत्नी की पूजा का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ मुख्यतः शक्ति उपासना से संबंधित है। इस ग्रंथ में कावेरी नदी की स्तुति की गई है। शीलपद्धिकारम और मणिमेखलम ये तमिल साहित्य के क्या है, 2 महाकाव्य। तो इसका जो आंसर क्या होगा वो होगा इंगालो अडिगाल,
ठीक है, किसके भाई थे? चेर वंश के राजा सेन गुट्ट टूवन के थे। हुआ क्लियर? किस लेखक को शास्त्रीय तमिल महाकाव्य शिलपद्दिकारम की रचना का श्रेय जाता है? तो ये कौन है? ये है एक महान चेर वंशी राजा सेन गुट्टू टूवन के भाई, उनका नाम है इंगालो अडिगाल। इंगालो अडिगाल ने शिलपद्दिकारम और मणिमेखलम जैसे महाकाव्य की रचना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। पतिव्रता पत्नी की पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? तो ये हुई है शिलपद्दिकारम में। मैं इसके बारे में बता चुका हूँ आपको। मैं 5वीं सदी में तमिल महाकाव्य शिलपद्दिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? तो नदी कौन सी है? वो है कावेरी। इसके बारे में बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। पहले प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में कौन से महाकाव्य थे? तो जो तमिल साहित्य यहाँ पर 2 महाकाव्य थे, एक था शिलपद्दिकारम और दूसरा था मणिमेखलम। और ये दोनों साहित्य जो है इंगालो अडिगल ने लिखा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला कौन था? तो वो कौन था? वो था ऑप्शन सी, विल्लीपुत्र अलवर। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा। सर्वप्रथम संगम काल में महाभारत का तमिल अनुवाद किया था किसने? विल्लीपुत्र ने किया था। इसका आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? ठीक है, यहाँ बोल रहा है कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखना, जो शिलपद्दिकारम और मणिमेखलम था ये किसने लिखा है? ये लिखा है एक्चुअली इंगालो आदिगल ने लिखा है, ठीक है। और यहाँ बोला है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो जो बी है मणिमेखलम का दिया है यहाँ पे तिरुमाजिसी दिया है, तो इसका आंसर ही गलत हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा, ठीक है। मणिमेखलम एक्चुअली किसने लिखा है? इंगालो अडिगल ने लिखा है, जो चेर वंश के महान शासक सेन गुट्टूवरम के भाई थे, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिल कवियों का संघ, मंडल या परिसर। ये था संगम काल। और संगम काल के जो संरक्षक शासक थे वो थे पांड्य राज्य के शासक। इसमें 3 संगम हुए हैं। पहला हुआ है मदुरै में, दूसरा हुआ है, इसमें 3 संगम हुए हैं। तीनों के स्थल आपको याद होना चाहिए, तीनों के राजा याद होना चाहिए और तीनों के अध्यक्ष याद होना चाहिए, ठीक है। तो अध्यक्ष आपको मिलेंगे प्रथम में कौन? अगस्त्य ऋषि, सेकंड में मिलेंगे अगस्त्य ऋषि और थर्ड में मिलेंगे नक्कीकुर, ठीक है। और जो संरक्षक राजा है वो तीनों में पांड्य राजा है। और जो प्रथम स्थल है वो हुआ था मदुरै में, और जो स्थल है ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जिसमें से प्रथम और अंतिम में कहाँ हुआ है? तो ये मदुरै में हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और इसमें संगम काल जो हुआ है, संगम साहित्य जो लिखा गया है, इसमें 3 राज्यों का उल्लेख है। एक है चेर, चोल और पांड्य, ठीक है, ये ध्यान रखना। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है तमिल भाषा में। आंसर ए सही हो जाएगा। यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में कहाँ उल्लेखित किया गया था? तो ये किया गया है कहाँ पर? संगम साहित्य में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संगम पत्तनम पश्चिमी तट पर स्थित थे, नीचे दिए गए कूट सही कीजिए, ठीक है। तो ये दिया है पहला भारत और ये था पश्चिमी तट। और यहाँ बोल रहा है वो कि ऐसे कौन से पत्तनम थे। तो ध्यान रखना, एक ग्रीक था अज्ञात नाविक, उसने बुक लिखा है, उस बुक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। इसमें जो है हमें बंदरगाह की सूची मिलती है। इसमें जो बंदरगाह थे वो थे नौरा, तोंडी, मुसिसिर और नेलसिड्डा। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या? टुड्डी मिल रहा है और मुसिसिर मिल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो 3 और 4 होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी का उल्लेख पेंडुके के रूप में किया जाता है? तो उसका आंसर है ऑप्शन ई, अरिकमेंडू। अरिकमेंडू से इसका उल्लेख मिलता है किसका? कि यहाँ पे एक बंदरगाह था, ठीक है।
और सबसे मुख्य बातें इस बुक में पता लगा है, कौन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी में, कि जो अरिगमेंडू है यहाँ पर रोमन बस्तियाँ मिली है। और ये भी जानकारी कहाँ से मिलती है, वो मिलती है पेरिप्लस इरिथियन सी से मिलती है। कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि रोमन बस्ती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं अरिगमेंडू से। या फिर ये क्वेश्चन आ जाए कि अरिगमेंडू से रोमन बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, इसका उल्लेख कहाँ मिला है, तो वो मिला है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी से। और ये बुक किसकी है, तो ये अज्ञात ग्रीक नाविक की, इसका नाम आज तक किसी ने पता नहीं किया या पता हुआ भी नहीं। हुआ क्लियर है, ध्यान रखना। भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की थी, तो ये ध्यान रखना कि भारत के संबंध में जो मानसून की खोज की थी वो की थी हिप्पालस ने। हिप्पालस ने मानसून की खोज की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी में आता है। ये क्वेश्चन आता है कि भारत के संबंध में मानसून की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो वो है हिप्पोलस से हिप्पालस। ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पतनम फुआर स्थित था, तो हमने पढ़ा है कौन सी, सिलपद्दिकारम। उसमें हमने पढ़ा था कि एक नदी थी जिसकी स्तुति की जाती थी, जिसकी पूजा की जाती थी, वो थी नदी कौन सी, कावेरी। और उसी का मुहाना था, वहाँ पे एक बंदरगाह था, उसका नाम था फुहार। ठीक है। तो फुहार जो बंदरगाह था कहाँ पर था, ये कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित था। हुआ क्लियर। ये दिया गया है शब्द, ये दिया गया है अर्थ। तो ध्यान रखना, जो कुरुचित है इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पर्वतीय क्षेत्र। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। ठीक है। जो पायली है इसका मतलब होता है शुष्क क्षेत्र, ऑप्शन बी का 3 हो जाएगा। ठीक है। और जो नेयताल है इसका अर्थ होता है समुद्री तट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है। और जो मल्लाई है इसका अर्थ होता है चारागाह क्षेत्र, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। हुआ क्लियर। एक और शब्द मिलेगा आपको, उसका नाम है मरुदम। मरुदम, मरुदम का मतलब होता है कृषि भूमि, उपजाऊ भूमि। ठीक है। तो ये सभी शब्द जो है संगम साहित्य में उल्लेखित है। और ये क्षेत्र कौन से हैं, तो ये तमिल प्रदेश के क्षेत्र हैं। ठीक है। तो ये आप मिलान कर लेना। आप संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस देवता से साम्यता रखता है, तो वो कौन सा देवता है, वो है स्कंद। हुआ क्लियर। संगम युगीन सबसे प्राचीन देवता कौन सा है, तो वो है मुरुगन। आगे चलकर इन्हें सुब्रमण्यम नाम दिया तथा स्कंद कार्तिकेय से इसकी अभिन्नता स्वीकार की गई। तमिल भाषा में मुरुगन का अर्थ होता है कुमार, अर्थात मुरुगन एक पर्वत देवता था जिसकी उपासना मछलियन नृत्यों में से की जाती है, जिनमें वह एक खंडहस्त औषधि विक्रेता के रूप में प्रकट किया गया है। नृत्यकार उसे देवता मानते हैं। मुरुगन की पत्नियों में कुरुवस नाम पर्वतीय जाति की स्त्री भी एक थी। वह क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्कंद। तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूमि स्वामी रहे हैं, तो वो कौन रहे हैं, वो रहे हैं वेल्लालर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में की गई है। तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार बड़े भूरास्व को वेल्लानर और साधारण खेतीहर को उज्जावर। तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूस्वामी होते थे, तो संगम साहित्य तमिल भाषा में रचा गया है। तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार बड़े भूरास्व को वेल्लानर और साधारण खेतीहार को उज्जावर कहते थे। ठीक है। और जो भूमिहीन मजदूर थे, जिनमें से दास भी शामिल हैं, उन्हें कहते थे अडीमाई। ठीक है। तो यहां पे पूछा गया है क्या, भूस्वामी, तो वो कौन थे, वेल्लानर। अगर आपसे पूछता कि जो साधारण किसान थे वो कौन है, तो वो है उज्जाहर। अडीमाई कौन थे, तो वो थे भूमिहीन किसान या दास। हुआ क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो है संगम युग के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और पीवाई समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमिक टेलीग्राम ग्रुप में, तो ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।